हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो यस एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइपोथैलेमस से रिलीज हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस किया था। हाइपोथैलेमस हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था कि रिलीजिंग हार्मोन क्या होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। उनकी सबसे पहले देखेंगे उनकी लोकेशन क्या है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन द क्लास। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है? व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बच्चों, ये लोकेटेड होता है दैट इज सेला टर्सिका ऑफ स्फिनॉइड बोन। यानी सेला टर्सिका क्या है? एक डिप्रेशन लाइक होता है, यानी कि सेला टर्सिका यस एक डिप्रेशन होता है जहाँ पे ये दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है ऑफ द स्फिनॉइड बोन एंड कि अटैच्ड होता है किससे? हाइपोथैलेमस से। अटैच टू हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है। और यहाँ पे आता है एक स्टॉक जिसका नाम है इनफंडिबुलम। क्या होता है? इनफंडिबुलम। ठीक है, इनफंडिबुलम के थ्रू अटैच्ड होता है। ठीक है, इनफंडिबुलम। और जिसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम इनफंडिबुलम भी कहते हैं और इसको हम इनफंडिबुलर स्टेम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होते हैं? ये सेला टर्सिका ऑफ स्फिनॉइड बोन में देखने को मिलते हैं और ये अटैच्ड होते हैं हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के थ्रू जिसका नाम है, या जैसे यहाँ पे देख सकते हो जिसका नाम क्या है? दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ इनफंडिबुलम या फिर इनफंडिबुलर स्टेम। ठीक है, तो ये डिवाइड होता है एनाटॉमिकली किस में? एडिनो हाइपोफाइसिस में। यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं जो पिट्यूटरी है उसको हम हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है बेसिकली एनाटॉमिकली डिवाइड होता है एडिनो हाइपोफाइसिस में एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस में। अब ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है बच्चों, एडिनो हाइपोफाइसिस में क्या आते हैं? पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। टू पोर्शन को कंसिस्ट करता है, दैट इज पार्स डिस्टालिस, ठीक है, एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, अभी जो पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, इसमें क्या है? देखो, जो एडिनो हाइपोफाइसिस होती है इसमें ये दोनों आते हैं, लेकिन एक्चुअल जो एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है उसको क्या कहते हैं? वो पार्स डिस्टालिस होते हैं। ठीक है, एक्चुअल इंटीरियर पिट्यूटरी क्या है? दैट इज पार्स डिस्टालिस। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा, न्यूरो हाइपोफाइसिस यहाँ से क्या फॉर्म होता है? यानी कि जो पार्स नर्वोसा होती है वो बनाती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो पार्स डिस्टालिस रीजन है ऑफ द पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, द एक्चुअल एंटीरियर पिट्यूटरी इज पार्स डिस्टालिस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज द पार्स डिस्टालिस। द पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। और यहाँ से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि GH हो गया, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो ये हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है? फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि पार्स इंटरमीडिया के बारे में, तो जो पार्स इंटरमीडिया होता है ये भी हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसको हम MSH कहते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH कहा जाता है, जो कि पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होता है। ठीक है, यस। तो ह्यूमन में जो पार्स डिस्टालिस है, पार्स इंटरमीडिया है, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये मर्ज होते हैं, यानी कि पार्स इंटरमीडिया ह्यूमंस में ये मर्ज होता है किसके साथ? पार्स डिस्टालिस के साथ मर्ज हो जाते हैं, ऑलमोस्ट मर्ज होते हैं।
अब यहाँ पे हम लोग न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पास नर्वोसा आती है जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, यहाँ से जो हार्मोन यहाँ पे स्टोर होते हैं एंड रिलीज होते हैं, वो 2 हार्मोन्स क्या है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। अब ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जैसे ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, एंड वैसोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी इसको कहा जाता है, which are actually synthesized, अब आगे अगर आप देखो, which are actually synthesized by the hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis। तो ये axonally ट्रांसपोर्ट होते हैं टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। कौन? दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द, तो यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर के बारे में। क्या? दैट इज एंडोक्राइन डिसऑर्डर। तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो फटाफट इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइगैंटिज्म। ओवर सिक्रीशन का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है बच्चों, दैट इज चाइल्डहुड के टाइम पे जब जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन का अगर, ठीक है, चाइल्डहुड के टाइम पे अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाए, हाइपर का मतलब क्या, यानी कि ओवर सिक्रीशन, ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है, सो इट लीड्स टू द जाइगैंटिज्म। तो इससे क्या होता है, जाइगैंटिज्म होता है, ठीक है। और जब चाइल्डहुड के टाइम पे ही जब इसका, इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हाइपो सिक्रीशन होता है, हाइपो सिक्रीशन का मतलब लेस सिक्रीशन, कम सिक्रीशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं। तो जाइगैंटिज्म एंड ड्वार्फिज्म, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बातें हमने देखी, हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन में क्या हो रहा है, जाइगैंटिज्म क्या है एंड पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म क्या है, ठीक है, चाइल्डहुड के टाइम पे। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर अडल्ट के केस में जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है एक्रोमेगाली। क्या कहते हैं, एक्रोमेगाली कहते हैं। यहाँ पे सीवियर डिसफिगरमेंट हो जाता है, स्पेशली फेशियल एरिया में, और कभी कभी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस, जिसको हम एक्रोमेगाली कहते हैं। और ये विच मे लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मेच्योर डेथ इफ़ अनचेक्ड। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, प्री मेच्योर डेथ भी हो जाती है अगर ये अनचेक्ड है, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है। तो अर्ली एज पे, अर्ली स्टेज पे इसको डायग्नोस करना आसान नहीं होता है, ठीक है, कई सालों तक ये अनडिटेक्टेड हो रहता है until changes in external features become noticeable। यानी कि जब तक बाहर से, यानी कि जो फिनोटिपिक कैरेक्टर जब तक वो नहीं दिखता, तब तक इसको बेसिकली डायग्नोस करना ये आसान नहीं है, अर्ली स्टेज पे डायग्नोस नहीं हो पाते हैं। तो कभी कभी हमें स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलती है, हार्ट इनलार्ज हो जाता है तो कार्डियोमेगाली कहलाती है। तो ये इंटरनली हो रहा होता है, जब तक ये बाहर से नहीं दिखता है तब तक इसको हम बेसिकली इसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करना मुश्किल है। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है, प्रोलैक्टिन दैट इज, प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मैमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। तो प्रोलैक्टिन यानी कि PRL, प्रोलैक्टिन, P फॉर प्रोलैक्टिन एंड P से क्या होगा, प्रोडक्शन, क्या होगा, प्रोडक्शन। तो ये क्या कराता है, बेसिकली ये जो प्रोलैक्टिन है ये मिल्क के प्रोडक्शन को कराता है, मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। वेयर एज जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन क्या कहता है, ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, मिल्क लेट डाउन फैक्टर कहते हैं, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन जो होते हैं ये जो मायोएपिथेलियल सेल होती है मैमरी ग्लैंड की, वहाँ पे एक्ट करता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो उसकी जो एल्वेलाई होती है वहाँ से मिल्क रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से एक
कुछ चीज़ें हैं इसको जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के भी बारे में आपको समझा दिया। नेक्स्ट वन इज़ द TSH। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड से ये क्या करता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराता है किसका? थायराइड हार्मोन का, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें इसके बारे में समझ रहे हैं, डिटेल में हम लोग इसको 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे भी। और ACTH क्या है? ACTH यानी कि एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को किसके? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या है, एड्रेनल मेडुला क्या है, कौन कौन से हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। वो पूरी लेयर के बारे में, जोन ऑफ ग्लोमेरुलोसा क्या है, जोन ऑफ फैसिकुलाटा क्या है, क्या रिलीज़ करता है, रेटिकुलरिस का क्या काम क्या है, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको डिटेल में आगे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH, LH एंड FSH। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करते हैं गोनाडल एक्टिविटी को, एंड हेंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स। तो इसको हम क्या कहते हैं? गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं, ठीक है। तो मेल्स में क्या होता है? इन मेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, जो कि क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन एंड्रोजन के, एंड्रोजन की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है टेस्टिस से, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, राइट। तो ये LH एंड FSH क्या करते हैं? LH जो कि एंड्रोजन को की सिंथेसिस और सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं टेस्टिस से, और जो FSH है ये भी जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये भी गोनाडोट्रोफिन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? जो सर्टोरी सेल होती है, ठीक है, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के वहाँ पे, एंड जो एंड्रोजन होता है FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट करते हैं किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो यहाँ पे लिखा है मेल्स में FSH एंड एंड्रोजन, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अब फीमेल्स के केस में क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि ओवुलेशन को कराते हैं। फुल्ली मेच्योर फॉलिकल्स जैसे कि ग्राफियन फॉलिकल ओवुलेशन कराता है, ग्राफियन फॉलिकल एंड मेंटेन द कॉर्पल ल्यूसियम। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है तो वहाँ से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। फिर यहाँ पे बताया गया कि कॉर्पस ल्यूसियम को मेंटेन करते हैं, तो बचा कुचा जो पोर्शन होता है जो वो कॉर्पस ल्यूसियम फॉर्म करता है, जिसको येलो बॉडी कहते हैं, ठीक है। और कार्पस ल्यूसियम से क्या होता है? यहाँ से स्मॉल अमाउंट में ईस्ट्रोजन रिलीज होता है एंड लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। तो ये बातें यहाँ पे बताई जाती है। फॉलिक FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है नाउ द नेक्स्ट वन इज MSH। MSH क्या है बच्चों? MSH मेलानोसाइट, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा था MSH के बारे में, राइट, ठीक है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये चीज़ें हम लोगों ने अभी देखी थी, कुछ चीज़ें के बारे में, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। दैट इज़ द MSH क्या कर रहा है, कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। पास इंटरमीडिया से रिलीज होता है, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं MSH जो कि एक्ट करता है किस पे? ऑन द मेलानोसाइट पे एक्ट करता है। मेलानोसाइट क्या है? मेलानिन कंटेनिंग सेल्स है, और जो कि पिगमेंटेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। स्किन में जो पिगमेंटेशन जो होती है स्किन की, उसको रेगुलेट करते हैं कौन? दैट इज मेलानोसाइट, ठीक है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम आगे देखते हैं, दैट इज द यस ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? अभी हमने ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ा कि इसको क्या क्या कौन से नाम से जाना जाता है। मिल्क लेट डाउन फैक्टर एंड मिल्क रिलीजिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कहा जाता है। एपिथेलियल सेल पर एक्ट करता है किसके? दैट इज मैमरी ग्लैंड के। फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, एल्वेलाई से मिल्क रिलीज होता है,
ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसकी वजह से ये पार्चुरेशन में हेल्प करता है ना, चाइल्ड बर्थ, टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है। In females, it stimulates a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland. तो ये बातें आपको याद रखनी है. Now the next one is vasopressin. वैसोप्रेसिन जो हमने पढ़ा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन रिलीज होता है. तो वैसोप्रेसिन कहाँ पे एक्ट करता है, किडनी पर एक्ट करता है, किडनी पर एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के रिजॉर्प्शन में हेल्प करता है. ठीक है, बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल की हेल्प से, एंड देयर बाय और क्या रिड्यूस करता है, लॉस ऑफ वाटर को थ्रू द यूरिन, यानी कि देयर बाय रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर. तो वाटर का जो लॉस है उसको रिड्यूस करता है यूरिन के थ्रू, जैसे कि जिसको हम डायूरेसिस कहते हैं, यानी कि यूरिन को क्या बना रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड बना रहा है, डाइल्यूट नहीं बना रहा है. तो ये एंटी डायूरेटिक है, यानी कि डायूरेसिस को प्रिवेंट कर रहा है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायूरेसिस, डायूरेसिस में वाटर का लॉस हो रहा है और ये डायूरेसिस यानी कि वाटर के लॉस को रिड्यूस कर रहा है. दैट मीन्स कि यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है, इसलिए इसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, ADH. ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है. And now the next one is an impairment affecting synthesis or release of ADS result in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. This condition is known as diabetes insipidus. तो यानी कि जब ये अफेक्ट होता है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, किडनी जो है कि जो ये एबिलिटी है वाटर को कंजर्व करने के लिए की जो एबिलिटी होती है, इसमें डिमिनिश हो जाता है एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर, लीडिंग टू वाटर लॉस. वाटर का लॉस होने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगती है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज डायबिटीज़ इंसिपिडस. ठीक है, डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, डायबिटीज़ मीन्स होता है, डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, डायबिटीज़ मतलब होता है दैट इज़ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. क्या होता है, दैट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ठीक है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है. और इंसिपिडस का मतलब क्या होता है, इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस, यानी कि नो शुगर. तो ये चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर का लॉस होने लगेगा तो शुगर रह नहीं जाएगा यूरिन में, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं. डायबिटीज़ का मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस. टेस्टलेस यानी कि नो शुगर. तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा वैसोप्रेसिन के बारे में. तो आई होप आपको जितना हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी वो सारी चीज़ें. ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद है पाइनियल ग्लैंड है, फिर थायराइड ग्लैंड है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. और मैं आपको यहाँ पे एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ जो यहाँ पे बना हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड वाला. जस्ट अ मिनट. हाँ, तो इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए अच्छे से. जो NCERT के जितने डायग्राम होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं. हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस न्यूरॉन हो गया, ये हाइपोथैलेमस है, ये पोर्टल सर्कुलेशन हो गया, एंड दिस इज़ द एंटीरियर पिट्यूटरी. ये एंटीरियर पिट्यूटरी है. ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी हो गई, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई, और यहाँ पे पूरा ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद द हाइपोथैलेमस. तो सबको आई होप आप सभी लोग को ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी. ठीक है, अगर किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए. ठीक है, सो यस एवरीवन, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग पाइनियल ग्लैंड, जैसा आप देख सकते हैं NCERT को डिकोड करेंगे. पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड को हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1 करके. ठीक है,
सो यस एवरीवन, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू एवरीवन।